नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। हमारा टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश। देखिए, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने दो टॉपिकों के बारे में, दो वंश के बारे में पढ़ लिया है, गुलाम वंश और खिलजी वंश। आज हम तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरौ शाह की हत्या करके, और गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन का जो मूल नाम था वो था गाजी मलिक या तुगलक गाजी। गयासुद्दीन के बारे में काफी लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। इन्होंने केवल 5 वर्ष तक शासन किया था और शासक बनने के बाद सबसे पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा विद्रोह है वो तेलंगाना के राजा रुद्र प्रताप देव ने किया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र जूना खां को भेजा। जूना खां ने इस विद्रोह को दबाया और उसके बाद जाजनगर उड़ीसा के अंदर गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य अभियान किया और इसमें भी जूना खां की जीत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि सुल्तान स्वयं बंगाल का सैन्य अभियान करके लौट रहा था और बंगाल का अभियान जीतने के कारण क्या हुआ कि उसके पुत्र जूना खां ने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा लकड़ी का भवन बनवाया। और लकड़ी का भवन बनाने के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक लौटा तो उस लकड़ी के महल में उन्हें स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, ठहराया गया। और रात को अचानक वो जो लकड़ी का महल है वो 1325 ईस्वी में गिर गया और गिरने के कारण दबने से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। इस मौत के कारण तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के शासन का दी एंड हो गया और उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। तो अब पढ़ते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां तथा उल्लूक खां भी कहा जाता है। जूना खां के साथ में इसका नाम है वो उल्लूक खां भी आता है, उल्लूग खां। कई जगह इसका नाम उल्लूक खां आता है, कई जगह जूना खां आता है। इसके द्वारा लिया गया प्रत्येक फैसला असफल रहा। भाई, ये एक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान शासक था, लेकिन इसके द्वारा जो फैसले लिए गए वो फैसले उस समय में लागू न होकर के आज वर्तमान समय, यानी कि ये अपने समय से 700-800 साल आगे या 1000 वर्ष आगे की सोचने वाला शासक था। इस कारण क्या हुआ कि इसने तत्काल समय में जो फैसले लिए वो सारे असफल साबित हुए। इस कारण से कई इतिहासकारों ने मोहम्मद तुगलक को कई प्रकार की संज्ञाएं दी है और वो संज्ञाएं आप देख सकते हैं। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा, यानी ये एक बहुत ही कट्टर विशासक था। मोहम्मद तुगलक ने अपने जीवन में 5 योजनाएं चलाई और वो पांचों की पांचों असफल रही। इस कारण से इसे असफल शासक भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 योजनाएं चलाई और पांचों में से एक भी यदि सफल ना हो तो लोग असफल ही कहेंगे। सबसे पहली योजना के बारे में हम बात करते हैं, दोआब में करवट। दोआब यानी दो नदियों के बीच की भूमि, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, जो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र, वहां पर बहुत ही ज्यादा धान का उत्पादन होता है और होता भी था। वहां पर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि 50% कर में सीधी वृद्धि कर दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात, संयोग इसी प्रकार का रहा कि किस्मत, सफलता के साथ किस्मत जुड़ी हुई होती है। कहीं ना कहीं हाँ, संघर्ष आप करते हैं और संघर्ष के साथ आपके किस्मत या आपके भाग्य का साथ देना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मोहम्मद तुगलक के भाग्य ने साथ नहीं दिया और उन्होंने दोआब में करवृद्धि की और उसी वर्ष क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ गया। अब भयंकर अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ कि जो सुल्तान के आदेश था उसका पालन बिल्कुल सख्ताई से किया गया और सख्ताई से आदेश का पालन करने के कारण जनता ने वहां पर विद्रोह कर दिया, क्योंकि एक तो अकाल और ऊपर से सुल्तान के द्वारा बढ़ाया हुआ टैक्स। लेकिन
सुल्तान को जब इस विद्रोह का पता चला और बाद में उन्होंने करवर्दी जो की थी उसे माफ भी कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और ये जो पहली योजना थी दोआब में करवर्दी की योजना, ये सुल्तान की पहली योजना पूर्णतः असफल रही। इस कारण से असफल योजनाओं की शुरुआत उसने की। दूसरी उसने क्या किया, देवगिरी को राजधानी बनाना। और देवगिरी आप जानते हैं कि देवगिरी है वो दक्षिण भारत में स्थित है। और देवगिरी, दिल्ली से उन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी को ले गए और जो 1327 से 1335 तक राजधानी रही हुई। अब क्या हुआ कि राजधानी परिवर्तन करने का जो तरीका था वो बहुत ही गलत साबित हुआ। उन्होंने क्या किया कि अपने सरकारी खर्चे पर लोगों को और अपने साजो सामान के साथ दिल्ली से लेकर के और देवगिरी तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। अब लोग यहां से चले और बीच में भयंकर गर्मी के कारण क्या हुआ कि लोगों की रास्ते में मौत हो गई और बहुत मुश्किल से कुछ लोग पहुंचे। और बाद में सुल्तान ने थोड़े समय बाद ही क्या हुआ कि राजधानी वापस दिल्ली लाने का फैसला किया। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो सुल्तान के द्वारा दूसरा फैसला लिया गया था वो भी पूर्णतः असफल साबित हुआ और जनता खूब नाराज हुई, क्योंकि उत्तर भारत में रहने वाली जनता दक्षिण भारत में जाकर के पूर्णतः उनको जो वातावरण था वो अच्छा नहीं लगा। इस कारण से जो सुल्तान की दूसरी योजना थी देवगिरी को राजधानी बनाना, जो उन्होंने दौलताबाद के नाम से राजधानी की स्थापना की थी, वो पूर्णतः असफल रही। तीसरी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये 1330 ईस्वी में किया गया। सुल्तान के द्वारा तांबे व कांसे का एक सिक्का, तांबे व कांसे की धातु को उसको दोनों धातुओं को मिला करके और एक मिश्रित धातु का एक सिक्का बनाया गया, जिसकी चांदी के सिक्के के बराबर उसका मोल रखा गया। अब आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार उस समय भी पूर्णतः व्याप्त था। तो भ्रष्टाचार के कारण क्या हुआ कि लोगों ने अपने सिक्के, जो तांबे व कांसे के सिक्के, अपने घर में डालने शुरू कर दिए। और इस कारण क्या हुआ था कि नकली सिक्कों की मार्केट में भरमार हो गई और सुल्तान के ये बात समझ से बाहर हो गई। इस कारण से क्या हुआ कि ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था वो बंद करना पड़ा और उन नकली सिक्कों के बदले जनता को असली सिक्के देने पड़े। इस कारण से देश के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक भार बढ़ा। तो तीसरी योजना जो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये भी असफल रही। चौथा, खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण करने के लिए सुल्तान के द्वारा एक विशाल काय सेना और 1 वर्ष का नकदी वेतन देकर के, अग्रिम वेतन देकर के और खुरासान का प्रदेश जीतने के लिए भेजा गया। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर परिस्थितियां ऐसी हो गई कि खुरासान प्रदेश को जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वहां के शासक के साथ क्या हुआ कि संधि हो गई। तो सुल्तान के द्वारा जो 1 वर्ष का अग्रिम वेतन जो दिया गया था वो व्यर्थ गया। ये भी एक प्रकार की असफलता ही कहा जाता है। कराचिल की ओर अभियान। कराचिल जो कि दुर्गम पहाड़ियों के अंदर बसा हुआ, हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के अंदर स्थित है, उस पहाड़ियों में आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इब्न बतूता नाम का एक शासक है, इतिहासकार है, अरबी मोरक्को का एक यात्री था। वो ये बात कहता है कि इतनी दुर्गम पहाड़ियां थी कि वहां से मुश्किल से 10 सैनिक अधिकारी है वो ही बच करके वापस आ सके और बाकी उन पहाड़ियों में रास्ता भटक गए और भूखों पास मर गए। तो ये जो 5वीं योजना थी, ये भी सुल्तान के द्वारा जो चलाई गई योजना थी वो पूर्णतः असफल साबित हुई। इस कारण से क्या हुआ कि ये अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता है और असफल शासक भी साबित हुआ। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। काफी बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता नाम का मोरक्को का यात्री किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब इब्न बतूता का मोहम्मद तुगलक ने खूब से स्वागत किया और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और 1342 ईस्वी में उसे अपना राजदूत बना करके चीन भेजा गया। और इस प्रकार से काफी लड़ाइयां झगड़े लड़ते हुए 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 में जब मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई तो बदायूनी नामक एक इतिहासकार है, वो लिखता है कि इससे ये बहुत अच्छा हुआ और इससे जनता को मोहम्मद तुगलक से छुटकारा मिल गया और तुगलक को जनता से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार से जो बहुत ही
बुद्धिमान शासकों के अंतर्गत भी गिना जाता है, वो अपनी योजनाओं के कारण पूर्णतः असफल होते हुए अपने शासन का दी एंड हो गया उसकी मृत्यु के साथ। उसकी मृत्यु के बाद में जो है वो फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर के और 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज तुगलक मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था, यानी ये इसका सगा भाई नहीं था, ये इसके चाचे का लड़का था। फिरोज शाह ने बंगाल के शासक इलियास पर 2 बार अभियान किए। फिरोज शाह ने क्या किया, इलियास पर 2 बार अभियान किए, परंतु उसे असफल रहना पड़ा। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में ज्यादा तीर नहीं चलाए और इसने क्या किया कि सरकारी नौकरों व सेना को वंशानुगत बना दिया और उसके कारण क्या हुआ कि उनके गुणों की जांच करना पूर्णतः बंद ही कर दिया। सैनिक का बेटा सैनिक और मंत्री का बेटा मंत्री, इस प्रकार का अभियान है, वो नियम है, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। फिरोज ने अपना ध्यान भवन निर्माण व जनहितकारी कार्यों पर ज्यादा दिया। फिरोज ने क्या किया कि अपना ध्यान है वो जनहितकारी कार्यों पर ज्यादा दिया और इन्होंने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, कई उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कई शहर बसाए और इनका स्थापत्य में काफी योगदान रहा है। उसके बाद में बात करते हैं कि फिरोज ने सतलज व यमुना नदी के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, जिसे हांसी और सिरसा पे पहुंचाने के लिए नहरें खुदवाई। नहरें निर्माण के लिए किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक को जाना जाता है, तो उसका नाम आता है फिरोज शाह तुगलक। काफी महत्वपूर्ण है, उस समय में उन्होंने नहरें बनवा करके और पानी की जो समस्या थी उस पर कार्य ध्यान दिया व जनहितकारी कार्य किए। फिरोज शाह ने सम्राट अशोक के टोपरा व मेरठ स्तंभ लेखों को दिल्ली मंगवाया, जिसे अब दिल्ली टोपरा अभिलेख भी कहा जाता है। फिरोज ने सम्राट अशोक के दिल्ली व मेरठ के स्तंभ लेखों को दिल्ली मंगवाया और परंतु उन्हें कोई भी पढ़ नहीं पाया। आगे की बात का यदि हम करते हैं तो फिरोज ने सभी गैर शरीयत, जो शरीयत के विरुद्ध थे, टैक्स थे, उनको हटा दिया और केवल 4 कर लगाए। वो 4 कर थे खराज को लगान कहा जाता है, जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला अपनी आय का 2.5% कर जो उन्हें दान के रूप में देना पड़ता था, खम्स युद्ध से लूट का माल और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ये केवल 4 टैक्स ही उन्होंने लगा करके रखे और बाकी सभी करों को उन्होंने हटा दिया। फिरोज तुगलक के सर्वाधिक दास थे। यदि दासों के मामले में बात करें तो फिरोज तुगलक के दासों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई और इन्होंने दासों को नियंत्रित करने के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदगान नामक विभाग भी खोला, जिसमें फिरोज के 1,80,000 दास थे। उनके दासों की संख्या है वो 1,80,000 तक पहुंच गई थी, जो काफी लंबा चौड़ा विभाग होता है। बाद में बात करते हैं, फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों और अंगूरों की खेती को भी प्रोत्साहन दिया, यानी कृषि को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु होगी और फिरोज ने अपना उत्तराधिकारी फतेह खां को बनाया था। अंतिम दिन फिरोज खां के वो बहुत ही बुरे रहे, क्योंकि उसके 2 पुत्र थे और दोनों की मृत्यु हो गई। और बाद में यदि अंतिम शासक के तौर पर हम बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद, जो 1388 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासक रहा था, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और इसके समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, जो एक तुर्क आक्रमणकारी था, उसने भारत पर आक्रमण किया। बहुत ही कट्टर और बर्बर शासक का आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत को पूरी तरह से हिला करके रख दिया और उसने क्या किया कि दिल्ली को अपने कब्जे में लिया और 15 दिनों तक उसे लगातार लूटने के बाद भयंकर लूटपाट मचाता हुआ क्या हुआ कि वो वापस अपने शासक देश में चला गया। और उन्होंने अपना जो यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त किया, उत्तराधिकारी कह सकते हैं, वो थे खिज्र खां, और जिसने सैयद वंश की स्थापना की। तो अब हम शुरू करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां के द्वारा की गई और यह सैयद वंश का संस्थापक था और सैयद वंश को मोहम्मद पैगंबर के परिवार से माना जाता है। खिज्र खां ने तैमूर को अपना
खिज्र खां को तैमूर ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन खिज्र खां ने कोई उपाधि धारण नहीं की। खिज्र खां ने कोई उपाधि धारण नहीं की क्योंकि वह तैमूर का गुलाम ही बना रहा। खिज्र खां के बाद में क्या हुआ कि मुबारक शाह शासक बना 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक, और इसने सर्व शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद में मोहम्मद शाह नाम का एक कमजोर शासक भी हुआ, और फिर अंतिम शासक जो था, सैयद वंश का अंतिम शासक था, वो था आलम शाह। आलम शाह था। इन्होंने स्वेच्छापूर्वक अपने शासन का त्याग कर दिया, और इसके बाद क्या हुआ कि लोधी वंश की स्थापना हो गई। अब क्या हुआ कि सैयद वंश की स्थापना संस्थापक जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और इतिहास में तैमूर लंग का, हमारे भारतीय इतिहास में तैमूर लंग का नाम काफी बार आता है। तैमूर लंग यानी लंग नाम इस कारण से आता है कि ये अपने एक पैर से लंगड़ा था, यानी एक पैर कटा हुआ था, लंगड़ा चलता था, इस कारण इसका नाम तैमूर लंग पड़ा है। इतिहासकारों ने इसे तैमूर लंग कहा है। अब बात करते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म, तैमूर का जन्म 9 अप्रैल 1336 ईस्वी को बरगलस तुर्क खानदान में हुआ था। बरगलस जो उज्बेकिस्तान का एक तुर्क खानदान है, उसमें इसका जन्म हुआ था। तैमूर ने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी, जिसमें आगे चलकर मुगल बादशाह बाबर का जन्म हुआ था। तैमूर की गणना दुनिया के क्रूर हत्यारे व लुटेरों व दंगाई बादशाहों में की जाती है। ये बहुत ही कट्टर एक सुन्नी मुसलमान था, जिसने बहुत ही दंगे फैलाए, और इन दंगों के कारण और इसकी लूटपाट के कारण क्रूरतम व्यक्तियों के अंदर गिना जाता है। और यह अपने आप को चंगेज खां बनाना चाहता था, और सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। और तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया था, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद है वो इसके आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाया था। और इसने लगातार दिल्ली को 15 दिन लूटने के बाद और लाखों हिंदुओं की हत्या करने के बाद, और ये वापस चला गया, खिज्र खां को अपना साम्राज्य सौंप करके चला गया। ये एक पैर से लंगड़ा था, इस कारण से इसका नाम तैमूर लंग पड़ा। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।